नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल प्रिंस क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज इस क्लास में कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 6 त्रिभुज में प्रमेय नंबर 6.1 और 6.2 को समझेंगे। बच्चों, आप इन प्रमेय को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना, पूरी क्लास एंड तक देखना। एक बार समझ में नहीं आए तो अपलोड होने के बाद दोबारा इसे देखना आप लोग, क्योंकि आगे की जो प्रश्नावलियां हैं वो इन्हीं प्रमेय पर आधारित है और प्रमेय बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो चलते रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए अपने सपने को साकार करने के लिए। तो बच्चों, आप अगर हमारी ये क्लासेस रेगुलर देखते हो तो आप बहुत ही अच्छे नंबर बोर्ड परीक्षा 2024 में लेकर आओगे। हिम्मत कभी मत हारिए, मेहनत करते रहिए, मेहनत ही सफलता का राज है। और गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें जितना आप वर्क करोगे, जितने आप सवालों को हल करोगे और जितने अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करोगे, आपकी गणित उतनी ही बेहतर हो जाएगी। मैं तो यूँ कहूँगा कि दुनिया का सबसे आसान अगर कोई सब्जेक्ट है तो वो गणित है, लेकिन इसमें हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़नी पड़ेगी, तो गणित आपको बहुत ही अच्छी लगने लगेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल प्रमेय नंबर 6.1, या बेटा इसे कहते हैं थेल्स प्रमेय। क्या कहते हैं? थेल्स प्रमेय, या फिर इसे कहते हैं आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय, और बेटा इसे शॉर्ट में कह देते हैं बीपीटी। बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। बेसिक मतलब आधारभूत, प्रोपोर्शनल मतलब आनुपातिकता और थ्योरम मतलब प्रमेय। तो इसके चार नाम है, या तो आप इसे प्रमेय नंबर 6.1 कहो, या थेल्स प्रमेय कहो, या आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय कहो, या बीपीटी कहो। ठीक है। अब देखो, अगर एग्जाम में आती है तो वहां प्रमेय नहीं लिखी हुई आएगी कि प्रमेय नंबर 6.1 को हल करके बताओ, वहां पर डायरेक्ट सवाल आएगा। देखो ये सवाल लिखा हुआ है, क्या लिखा है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। देखो ध्यान से समझना, ध्यान से पढ़ना, बहुत ही आसान प्रमेय है। किसने क्या कहा है? एक त्रिभुज के लिए कहा है। देखो सबसे पहले हम बना देते हैं एक त्रिभुज। देखो बेटा, ये मैंने बना दिया एक त्रिभुज और इसका नाम दे देते हैं ए, बी और सी। हो गया। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। देखो, इस त्रिभुज की किसी भी एक भुजा के समांतर आपको रेखा खींचनी है, चाहे इस भुजा के समांतर, चाहे इस भुजा के समांतर, या फिर इस भुजा के समांतर। किसी भी एक भुजा के समांतर रेखा खींचो। मान लो मैं बीसी के समांतर, देखो इसके समांतर यहाँ एक रेखा खींच देता हूँ, ये खींच दी। ये वाली रेखा, ये वाली रेखा क्या है? समांतर है। अब बेटा ये जो रेखा है ना, त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। देखो इस भुजा को तो यहाँ प्रतिच्छेद करती है जिसे डी मान लेते हैं, और इस भुजा को यहाँ प्रतिच्छेद करती है जिसे ई मान लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बीसी और डी है समांतर है, और ये वाली जो ए बी को तो डी पर प्रतिच्छेद करती है और ए सी को ई पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है। तो यह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटती है। तो बेटा ये जो रेखा हमने खींची ना, ये रेखा क्या करती है? इन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटती है। एक ही अनुपात में मतलब जो अनुपात इन दोनों में है वही अनुपात इन दोनों में होगा। ये हमें करना है सिद्ध। अगर यहाँ 1:2 है तो यहाँ भी कितना होना चाहिए? 1:2 होना चाहिए। ये हमें सिद्ध करना है। एक बार फिर देखो, इसने कहा है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए। देखो त्रिभुज बना दिया हमने, इस भुजा के समांतर ये रेखा खींच दी। अब ये रेखा अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। ठीक है। तो ये वाली जो रेखा है इन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटती है। ये हमें करना है सिद्ध। अब देखो बेटा, इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए एक पर्टिकुलर तरीका होता है, जिसमें हमें सबसे पहले तो लिखना पड़ता है सवाल में दिया है। सवाल में दिया है। अब देखो क्या दे रखा है सवाल में कि ये बीसी और डी समांतर है। बताओ क्या दे रखा है? डीई समांतर है बीसी के। डीई समांतर किसके हैं? बीसी के। ये मैं सवाल में दे रखा है और हमें करना है सिद्ध। क्या सिद्ध करना है? जो अनुपात इन दोनों में है वही अनुपात इन दोनों में है। जो अनुपात किसमें? एडी अनुपात बीडी में है। वही अनुपात किसमें है? ए अनुपात किसमें?
ए अनुपात सी में, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है ना। जो अनुपात इन दोनों में वही अनुपात इन दोनों में, ये हमें सिद्ध करना है। अब देखो अनुपात को हम भिन्न में लिख सकते हैं, अनुपात को हम काय में लिख सकते हैं, भिन्न में। तो बताओ हमें क्या सिद्ध करना है, जो अनुपात ए डी बटा बी डी में है वही अनुपात ए ई बटा किस में होगा, सी में होगा। ये हमें करना है सिद्ध। अब देखो बेटा कैसे सिद्ध करेंगे, इसको सिद्ध करने के लिए हमें थोड़ी सी इसमें करनी पड़ेगी रचना। अब देखो क्या रचना करेंगे, हम क्या करेंगे, इस डी से सामने वाली भुजा पर डालेंगे लंब, लंब का मतलब बनाएंगे 90 डिग्री का कोण, ठीक है। तो ये डी ए बी सी डी ई और इसका नाम दे देता हूँ एन दे देता हूँ, ठीक है। कोई सा भी नाम दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डी एन ए ई पर लंब है, या ए सी ले लो, डी एन किस पर लंब है, ए सी पर। एक रचना तो ये करेंगे, और एक इधर डी से भी हम खींचेंगे लंब, मतलब इधर भी बनाएंगे 90 डिग्री का कोण, और इधर नाम दे देंगे एम। तो देखो ये जो एम ई है वो किस पर लंब है, लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण किस पर लंब है, ए बी पर। क्या नाम है, एम ई लंब किस पर है, ए बी पर। ये हमने क्या करी है, रचना। सबसे पहले तो इधर लंब खींचा और इधर भी लंब खींचा, रचना कर दी। अब इसको क्या करेंगे, डी को तो मिलाएंगे सी से और बी को मिलाएंगे ई से, ठीक है। आप लिखना चाहो तो लिख दो, वरना ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले सवाल में दिया हुआ लिखो, फिर सिद्ध करना लिखो, और फिर रचना करनी है तो रचना करो, और नहीं हो तो आगे हल करेंगे। अब देखो बेटा, हम जब सवाल कॉल करते हैं तो वहाँ लिखते हैं उपपत्ति। सवाल कॉल करने में क्या लिखेंगे, उपपत्ति लिखेंगे, ठीक है। अब देखो इसको कैसे हल करेंगे, हमें लाना है ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा सी। अब देखो ए डी और बी डी नाम कहाँ है, ए डी नाम तो ये रहा और बी डी नाम ये रहा। देखो ये ए डी तो कौन से त्रिभुज में आ रहा है, ए डी ई में, इस त्रिभुज में आ रहा है। और ये बी डी कौन से में आ रहा है, बी डी ई में, इस त्रिभुज में आ रहा है। तो एक त्रिभुज तो ये लेना है और एक त्रिभुज ये लेना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये त्रिभुज है तो हम ज्ञात करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बताओ बेटा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। बताओ बेटा सूत्र क्या है, क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अब देखो ध्यान लगाओ, सबसे पहले हम लेंगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, फिर ज्ञात करेंगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि हमें ए डी बटा बी डी लाना है। तो ए डी और बी डी नाम इन दोनों में आ रहे हैं भाई। पहले लेंगे एरिया ऑफ ए डी, मतलब सबसे पहले हम करेंगे एरिया ऑफ ए डी ई। इसका मतलब है त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ ए डी ई मतलब त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। हिंदी में काफी बड़ी लाइन हो जाती है, इसलिए हम इसमें शॉर्ट में लिख देते हैं एरिया ऑफ ए डी। बताओ सूत्र क्या है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 इंटू आधार। अब देखो इस ए डी ई, इस त्रिभुज को आप इधर से देखोगे, इधर से देखोगे तो बताओ आधार क्या है, ए डी, ए डी है ना आधार। इधर से देखेंगे तो बताओ आधार क्या है, ए डी इंटू ऊंचाई। अब देखो ऊंचाई होती है 90 डिग्री पर, ऊंचाई कितने डिग्री पर होती है, तो देखो इस त्रिभुज की ऊंचाई आपके क्या है, इस त्रिभुज की ऊंचाई है आपके एम ई, ये वाली ऊंचाई, क्योंकि 90 डिग्री ये है ना, इसलिए हमने यहाँ पर ऊंचाई के लिए रचना करी थी आप, ठीक है। तो बताओ ऊंचाई क्या है, एम ई, ठीक है। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ऊंचाई क्या आ गए आपके एम ई, ले लिया। तो देखो अब लेंगे ये वाला त्रिभुज बी डी ई, जिसका क्षेत्रफल तो ज्ञात हो गया। अब लेंगे बी डी ई बटा क्या आएगा, एरिया ऑफ बी डी ई, मतलब त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। बताओ सूत्र क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अब बी डी ई, इस त्रिभुज को भी इधर से देखो, इधर से देखो तो आधार क्या आएगा, बी डी, आधार क्या आएगा, बी डी इंटू ऊंचाई। अब देखो इस त्रिभुज में ऊंचाई देखो, इसमें बिल्कुल 90 डिग्री नहीं है, तो इसकी ऊंचाई भी यही होगी, क्योंकि ऊंचाई हमेशा कितने डिग्री पे होती है, 90। जैसे अगर मान लो ये कोई त्रिभुज है तो इसकी ऊंचाई ये होगी 90 डिग्री, ये वाली होगी 90 डिग्री। तो देखो इस ये ऐसे बना हुआ है, तो वो ऊंचाई यहाँ पर है, बार है ना उधर बार, तो ये 90 डिग्री, मतलब ऊंचाई तो हमेशा कितने डिग्री पे होती है, 90 डिग्री पे होती है। तो इस त्रिभुज की ऊंचाई भी एम ई है और इस त्रिभुज की ऊंचाई भी एम ई है, क्योंकि ऊंचाई कितने डिग्री पे होती है, 90। तो बताओ ऊंचाई क्या आ जाएगी, एम ई। आ गया समझ में, तो दोनों का क्षेत्रफल हो गया। अब बटे में क्यों लिखा है, क्योंकि अनुपात लाना है तो अनुपात बटे में आएगा।
तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल हो गया। अब देखो यहाँ 1/2 से 1/2 कट गया, ME से ME कट गया, बताओ क्या आया, AD/BD। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1, हो गया। अब देखो एक नाम तो आ गया AD/BD, अब दूसरा नाम लाना है AE/C। अब देखो A और C कहाँ आ रहा है, इधर से देखो, A तो ये रहा और C ये रहा। अब A कौन से त्रिभुज में है, A है ADE में, ADE ये वाला त्रिभुज, और बेटा C कौन से त्रिभुज में है, CED में, इस वाले त्रिभुज में। तो एक तो लेना है ये वाला त्रिभुज और एक लेना है ये वाला त्रिभुज, और दोनों त्रिभुजों का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। देखो बेटा सबसे पहले लेंगे ADE, तो बताओ क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ADE, बताओ सूत्र क्या है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अब चित्र को इधर से देखो, बताओ ADE में आधार क्या है, AE, आधार क्या है AE इंटू ऊंचाई। अब ऊंचाई कितने डिग्री पे होती है, 90, और बताओ 90 डिग्री पे कितनी ऊंचाई है, DN, ये वाली है ऊंचाई। तो बताओ ऊंचाई क्या आ जाएगी, DN आ गया। अब देखो दूसरा त्रिभुज बटे में, बताओ कौन सा, CED, एरिया ऑफ CED, बताओ सूत्र 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अब इधर से देखो आधार तो C, आधार तो क्या है C इंटू ऊंचाई, ऊंचाई में से कितने डिग्री पे होती है, 90। देखो इसमें देखो इस त्रिभुज में 90 डिग्री नहीं है, तो इसकी ऊंचाई यही होगी, क्या होगी, DN। इस त्रिभुज की भी ऊंचाई DN और इस त्रिभुज की भी ऊंचाई DN ही होगी। जिस प्रकार इस त्रिभुज की ऊंचाई ME थी और इस त्रिभुज की ऊंचाई ME थी, तो दोनों त्रिभुजों की ऊंचाई यही होगी, क्योंकि ऊंचाई हमेशा होती है 90 डिग्री पे, ठीक है। तो बताओ ऊंचाई क्या होगी, DN। अब देखो यहाँ भी 1/2 से 1/2 कैंसिल, DN से DN कैंसिल, बताओ बेटा क्या आया, AE/C। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो हमने दोनों त्रिभुजों का, चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया है। अब देखो हमें उत्तर लाना है AD/BD बराबर AE/C। देखो AD/BD और AE/C आ गया नाम तो, लेकिन इन दोनों को बराबर करना है। अब बताओ बेटा ये दोनों बराबर कब होंगे, जब ये दोनों बराबर हो, आगे वाला पक्ष बराबर हो तो पीछे वाला पक्ष भी क्या हो जाएगा, बराबर। समझ रहे हो बात को। अब इन दोनों को बराबर करेंगे हम, तो देखो कैसे बराबर करेंगे। देखो इसमें ऊपर तो है एरिया ऑफ AD, यहाँ पर भी एरिया ऑफ AD, मतलब ऊपर वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल तो बराबर है, बराबर है, क्योंकि दोनों में एक ही त्रिभुज था, इधर से भी ADE लिया था और इधर से भी ADE लिया था, तो ये तो बराबर है। अब नीचे वाला देखो एरिया ऑफ BDE और एरिया ऑफ CD, ये दोनों बराबर नहीं है। यदि ये दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो जाए तो फिर ये वाला पूरा पार्ट बराबर हो जाएगा और ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब सबसे पहले पता करो ये दोनों त्रिभुज कहाँ पर है, और इन दोनों त्रिभुजों को हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को के क्षेत्रफलों को करेंगे बराबर। एक तो त्रिभुज कौन सा, BDE, व त्रिभुज कौन सा, CED से, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को हम बराबर करेंगे। अब देखो इसमें BDE और ADE का है, देखो BDE ये वाला त्रिभुज और CED ये वाला त्रिभुज, BDE तो ये वाला त्रिभुज और CED ये वाला त्रिभुज। अब देखो बेटा ये दोनों जो त्रिभुज हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर कैसे करेंगे, आप इन्हें गौर से देखो। दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर बन रहे हैं भाई। देखो इस D, इसी D से बन रहा है ये वाला त्रिभुज और इसी D से बन रहा है ये वाला त्रिभुज, इसी पर बन रहा है ये वाला और इसी पर बन रहा है ये वाला, मतलब दोनों त्रिभुजों का एक ही आधार है एक ही आधार। साथ ही देखो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या है, समांतर, और साथ ही दोनों त्रिभुज समांतर रेखाओं के मध्य बने हुए हैं। अब 9th क्लास में हमने पढ़ा है एक ही आधार और समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल हमेशा क्या होते हैं, बराबर। देखो ध्यान से, ये तो है एक ही आधार और ये दोनों है समांतर रेखाएं। एक ही आधार और समांतर रेखाओं के मध्य कितने भी त्रिभुज बने, 2 4 6 10 कितने भी, सभी त्रिभुज क्षेत्रफल में क्या होते हैं, बराबर। इसका मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। देखो यहाँ लिखो सबसे पहले देखो D क्या है, एक ही आधार, मतलब दोनों का एक ही आधार है भाई, एक ही आधार हो गया। और साथ ही D समांतर क्या है, BC, D समांतर किसके हैं, BC के, सवाल में दे रखा है, ठीक है, ये है सवाल में दिया है, हो गया। अब नियम है एक ही आधार और समांतर रेखाओं के मध्य बने सभी त्रिभुज क्षेत्रफल में क्या होते हैं, बराबर। मैं लिख देता हूं, चूंकि एक ही आधार
एक ही आधार व समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुज क्षेत्रफल में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या होगा, दोनों त्रिभुज क्षेत्रफल में क्या होंगे, बराबर। मतलब एरिया ऑफ बी डी ई बराबर होगा एरिया ऑफ सी ई डी के। हो गया, दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो गया। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 3। मान लिया। अब देखो समीकरण 1, 2 व 3 लेंगे। एक और 2 में तो देखो ये दोनों बराबर है क्षेत्रफल में, और ये दोनों भी बराबर है समीकरण नंबर 3 से। तो ये आगे वाला पार्ट बराबर हो गया। तो बताओ ये पीछे वाले भी क्या होंगे, बराबर। किसी दो समीकरणों के एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी क्या होता है, बराबर होता है। देखो ये पक्ष हमने बराबर कर दिया, ये दोनों तो पहले बराबर है और ये दोनों हमने यहां बराबर कर दिए। तो यहां लिखेंगे समीकरण नंबर 1, 2 व 3 से बताओ क्या हो जाएगा, AD बटा BD बराबर हो जाएगा AE बटा C इति सिद्धम। तो ये प्रमेय नंबर 6.1 आपके सिद्ध हो गई है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और यहाँ एक बात और समझ ले, अगर प्रमेय न भी समझ में आए हो तो आप इसको दोबारा देखना, फिर भी समझ में नहीं आए तो इस प्रमेय को ध्यान रखना, क्योंकि प्रश्नावली के सारे सवाल इसी प्रमेय पर आधारित है। देखो एक बार फिर देखो, प्रमेय को मैं शॉर्ट में बताता हूं। प्रमेय क्या कहती है, अगर कोई त्रिभुज है, ये त्रिभुज, ठीक है, अब इस त्रिभुज की एक भुजा के समांतर रेखा खींचे। मान लो इस भुजा के समांतर ये रेखा खींच दी, मतलब ये रेखा और ये रेखा क्या है, समांतर। तो ये जो समांतर रेखा है इस त्रिभुज की दोनों भुजाओं को बराबर अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। मतलब यदि रेखाएं समांतर तो भुजाएं क्या होगी, समानुपाती। अगर रेखाएं समांतर तो भुजाएं क्या होगी, समानुपाती। क्यों होगी, प्रमेय नंबर 6.1 से। आगे बात समझ में। अब देखो इसी प्रमेय का प्रयोग करते हुए हम यहाँ कुछ चीजें और लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, देखो एक तो लिख दिया हमने, जो अनुपात AD बटा BD में है वह अनुपात AE बटा CE में। और इसी प्रमेय का प्रयोग करते हुए जो अनुपात इस पूरी भुजा और इस छोटी भुजा में है वही अनुपात इस पूरी भुजा और इस छोटी भुजा में होगा। मतलब जो अनुपात AB बटा AD में है वह अनुपात AC बटा AE में होगा। बताओ जो अनुपात किसमें, AB बटा AD में है वह अनुपात किसमें, AE बटा AC में होगा। जो अनुपात AC बटा AE में होगा, AC बटा, देखो AC बटा AE में होगा। लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, लिख सकते हैं प्रमेय नंबर 6.1 से। हो गया। और इसी प्रमेय का प्रयोग करते हुए जो अनुपात इस पूरी भुजा और इस छोटी भुजा में है वह अनुपात इस पूरी भुजा और इस छोटी भुजा में होगा। जो अनुपात किसमें, AB बटा BD में है वह अनुपात AC बटा CE में होगा। जो अनुपात किसमें, AB बटा BD में है वह अनुपात AC बटा किसमें, CE में होगा। क्यों होगा, प्रमेय नंबर 6.1। तो इसी प्रमेय का प्रयोग करते हुए ये 3 चीजें लिख सकते हैं। अगर रेखाएं समांतर हो तो जो अनुपात इन दोनों में है वही अनुपात इन दोनों में होगा, लिख सकते हैं। जो अनुपात पूरी भुजा छोटी भुजा में है वही अनुपात पूरी भुजा छोटी भुजा में होगा, लिख सकते हैं। और जो अनुपात इस पूरी भुजा और इस छोटी भुजा में है वह अनुपात इस पूरी भुजा और इस छोटी भुजा में होगा। क्यों होगा, प्रमेय नंबर 6.1 से। उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी। आप स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है, नहीं आए हो तो इसको दोबारा देखना। अब इसके बाद हम प्रमेय नंबर 6.2 भी करेंगे जो इसका विलोम है। उतारो पहले। अब देखो बेटा प्रमेय नंबर 6.2 या कह सकते हैं प्रमेय नंबर 6.1 का विलोम। 6.1 का विलोम मतलब प्रमेय नंबर 6.1 है ना आपके थेल्स प्रमेय, उसका उल्टा है, उसका विलोम है। मतलब उसमें जो दे रखा था वो इसमें सिद्ध करना है और उसमें जो सिद्ध करना था वो इसमें दे रखा है, उल्टा दे रखा है। मतलब उसमें तो रेखाएं समांतर दे रखी थी और भुजाओं को क्या करना था, समानुपाती। अब इसमें भुजाएं तो समानुपाती दे रखी है और रेखाओं को क्या करना है, समांतर करना है। चलिए करते हैं, देखो ध्यान लगाओ क्या लिखा है। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। देखो ध्यान लगाओ बोर्ड पे, देखो ये एक त्रिभुज है भाई, है ना, ये कोई त्रिभुज है,
नाम है बेटा ए, बी और सी। अब कह रहा है कि इस त्रिभुज की दो भुजाओं को एक रेखा समान अनुपात में विभाजित करे। देखो इस त्रिभुज की दो भुजाएं ले लो, कोई सी भी दो भुजाएं, मैंने ये दोनों भुजाएं ले रहा हूं। अब एक रेखा है, ये रेखा मान लो, इस रेखा का नाम है डी। क्या नाम है? डी। बेटा ये रेखा इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे, मतलब जो अनुपात इन दोनों में है वही अनुपात इन दोनों में हो। अगर भुजाएं समानुपाती हो तो सिद्ध करो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या होती है? समांतर। ये हमें करना है सिद्ध। ठीक है, तो जस्ट उल्टा है उसका, तो बिल्कुल आसान है, ध्यान लगाना इधर। सबसे पहले लिखो सवाल में दिया है, क्या दिया है? जो अनुपात ए डी बटा बी डी में है वही अनुपात ए बटा सी में है। ये मैं सवाल में दिया हुआ है। अब हमें करना है सिद्ध। क्या सिद्ध करना है? कि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या होती है? समांतर। मतलब डी समांतर किसके होती है? बीसी के। अब देखो बेटा इसको भी सिद्ध करने के लिए हम थोड़ी सी करेंगे रचना। अब देखो क्या रचना करेंगे हम, क्या करेंगे बेटा, इस बीसी के समांतर यहाँ एक रेखा खींचेंगे अपनी मर्जी से, अपनी तरफ से, आना डी एफ, आना डी एफ। क्या नाम दे दिया? डी एफ। तो बीसी किसके समांतर है? डी एफ के। या ऐसे लिख दो डी एफ समांतर किसके हैं? बीसी के। क्या किया हमने? रचना। देखो ये ऊपर वाली को तो हमें सिद्ध करना है, डी किसके समांतर है? बीसी के। और हमने यहाँ बीसी के समांतर एक रेखा खींच दी जिसका नाम दे दिया डी एफ। अब देखो हमने डी एफ रेखा क्यों खींची? ये इस वजह से खींची क्योंकि जब हम इसको सिद्ध करेंगे ना तो हम ये बताएंगे कि ये एफ और ई जो पॉइंट है वो अलग अलग नहीं है, ये दोनों पॉइंट एक ही जगह पर है, मतलब दोनों पॉइंट समपाती है। तो देखो अगर ये दोनों समपाती होंगे तो ये और ये समांतर है, तो ये और ये भी क्या हो जाएगी? समांतर, क्योंकि ये रेखा यहाँ ना होकर यहाँ आ जाएगी। ठीक है ना, इसलिए हमने इसके समांतर एक रेखा खींची है रचना करने के लिए। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझो, इधर उत्पत्ति में बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा ध्यान लगाना, बड़ी आसानी समझ में आएगा भाई। उत्पत्ति देखो ध्यान लगाओ। सबसे पहले तो देखो ध्यान से समझो, हमें ये पॉइंट सवाल में दे रखा है, ये काम में ले लेते हैं। बताओ क्या दे रखा है? ए डी बटा बी डी बराबर ए बटा सी। बताओ ये क्यों है? क्योंकि हमें सवाल में दिया है। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। हो गया। अब दूसरा देखो, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या है? समांतर। समांतर है। डी एफ किसके समांतर है? बीसी के। डी एफ समांतर बीसी के क्यों है? क्योंकि हमने क्या की है? रचना की है, रचना। और अभी अभी हम प्रमेय पढ़ के आए हैं। क्या पढ़ के आए हैं? अगर रेखाएं समांतर तो भुजाएं क्या होती है? समानुपाती। तो बताओ ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समांतर है, तो बताओ जो अनुपात किसमें? ए डी बटा बी डी में है वह अनुपात किसमें? ए एफ, ध्यान रखना, ए एफ बटा सी एफ में होगा, क्योंकि ये और ये समांतर है तो भुजाएं भी इसी की समानुपाती होगी। तो बताओ जो अनुपात किसमें? ए डी बटा बी डी में है वह अनुपात किसमें होगा? ए एफ बटा सी एफ में होगा। ए एफ बटा सी एफ में होगा। बताओ क्यों होगा? ये होगा प्रमेय नंबर 6.1 से, और इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। समझ आ गया? देखो ये भुजाएं तो मैं पहले से ही समानुपाती दे रखी है, सवाल में दे रखी है। हमने क्या रचना की थी? डी एफ समांतर बीसी के। और हमने प्रमेय नंबर 6.1 पढ़ी है कि रेखाएं समांतर तो भुजाएं क्या होती है? समानुपाती। मतलब जो अनुपात ए डी बटा बी डी में है वह अनुपात ए एफ बटा सी एफ में होगा, क्योंकि ये और ये समांतर है। हो गया। अब समीकरण 1 व 2 में देखो, ए डी बटा बी डी और इधर भी ए डी बटा बी डी, ये दोनों बराबर है। अगर दो समीकरणों का एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी क्या होता है? बराबर। ये दोनों बराबर तो ये दोनों भी क्या होगी? बराबर। तो बताओ क्या लिखेंगे? समीकरण नंबर 1 व 2 से, 1 व 2 से आगे वाला पक्ष बराबर तो पीछे वाला भी क्या होगा? मतलब ए बटा सी बराबर क्या होगा? एफ बटा सी एफ। बताओ क्या होगा? ए बटा सी बराबर होगा ए एफ बटा सी एफ। हो जाएगा समीकरण 1 व 2 से। हो गया। अब बेटा आपको क्या करना है? ए बटा सी और एफ बटा सी एफ, आपको क्या करना है? इन दोनों भुजाओं को सी और सी एफ, सी ई और सी एफ और सी, इन दोनों को बराबर लाना है। इन दोनों को क्या लाना है? बराबर। अब इन दोनों को बराबर लाने के लिए इन दोनों को यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि देखो हम ये बताएंगे कि सी एफ
और C ये दोनों बराबर है, अगर ये दोनों बराबर आ गई तो ये बिंदु यहाँ ना होकर यहाँ हो जाएगा। तो इन दोनों को बराबर लाने के लिए इन दोनों को हटाना पड़ेगा। अब इन दोनों को कैसे हटाएंगे, ये AE है और ये AF है, ये तो है AE और AF है, कैसे हटेगा भाई? तो हम क्या करेंगे, इसको AE को भी AC बनाएंगे और AF को भी AC बनाएंगे। तो आधी भुजा से पूरी भुजा बनानी हो ना, आधी भुजा से पूरी भुजा, तो एक जोड़ देते हैं। कितना जोड़ देते हैं? एक। तो हम यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ एक जोड़ने पर, आधी भुजा से पूरी भुजा बनानी है तो एक जोड़ देंगे। और दोनों तरफ पर कोई चीज जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं तो समीकरण पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बताओ बेटा क्या आएगा, AE बटा C में जोड़ देंगे एक और AF बटा CF में भी जोड़ देंगे एक। जोड़ दिया। अब देखो जोड़ो भाई, मान लो बटे में एक है, ल से लेना पड़ेगा क्योंकि ये भी भिन्न में ये भी भिन्न में, बीच में प्लस का चिन्ह है। तो बताओ ल से क्या आएगा, C का भाग C में एक बार, A को A से गुणा AE, प्लस है तो प्लस, A का भाग C में C बार, C को 1 से गुणा C एकम C बराबर। अब देखो यहाँ भी मान लो बटे में एक है, ये भी भिन्न में ये भी भिन्न में, बीच में प्लस है तो यहाँ भी क्या लेना पड़ेगा, लस है। अब बताओ यहाँ लस से क्या आएगा, CF ही आएगा ना। अब देखो CF का भाग CF में एक बार, A को AF से गुणा AF, प्लस है तो प्लस, A का भाग CF में CF बार, CF को 1 से गुणा CF एकम CF आ गया। अब A में C जोड़ेंगे, देखो ये AE और ये C आना, देखो AE और C, AE यहाँ से यहाँ तक और CE यहाँ से यहाँ तक, पूरी क्या बन गई, AC। इन दोनों को जोड़ने पर पूरी क्या बन गई, AC बटा C बराबर F में CF जोड़ेंगे, AF और ये CF, देखो ये F और ये CF, ये दोनों को जोड़ने पर पूरी क्या बन गई, AC। क्या बन गई, AC बटा CF हो गया। अब देखो इसके ऊपर भी AC और इसके ऊपर भी AC, AC से AC कट जाएगा कितनी बार, एक बार। अब कर देंगे तिरछा गुणा, C को 1 से किया C एकम C, CF को 1 से किया CF एकम CF, देखो आ गया C और CF बराबर है। देखो ये तो CE और ये CF, ये दोनों क्या आ गई, बराबर। लेकिन यहाँ चित्र में बराबर नहीं है, यहाँ तो बराबर आ गई, यहाँ बराबर दिख रही है क्या, नहीं, लेकिन हमने ये दोनों बराबर कर दी, ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब ये F बिंदु यहाँ नहीं है, ये F बिंदु कहाँ है, ऊपर है, और ऊपर है तो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या है, समांतर। इसका मतलब ये E और F अलग अलग नहीं है, ये दोनों क्या है, एक ही जगह है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः E व F बिंदु क्या है, बिंदु संपाती हैं, और संपाती हैं तो ये D किसके समांतर है, BC के। तो हम लिख देंगे D समांतर किसके हैं, BC के, इति सिद्धम। तो बेटा ये थी आपके प्रमेय नंबर 6.2 या प्रमेय नंबर 6.1 का विलोम। एक बार फिर समझ लो ध्यान से, आपको प्रमेय कैसे प्रयोग करनी है। अगर आपके पास सवाल में आ गया कि भुजाएं समानुपाती हैं तो आप क्या लिखोगे, रेखाएं क्या होगी, समांतर। क्यों होगी, प्रमेय नंबर 6.2 से। अगर सवाल में आ गया, ठीक है, कि जो अनुपात इन दोनों में है वही अनुपात इन दोनों में है, तो आप लिख दोगे कि ये दोनों रेखाएं क्या होगी, समांतर। क्यों होगी, प्रमेय नंबर 6.2 से। या फिर जो अनुपात बड़ी भुजा और छोटी भुजा में है वह अनुपात बड़ी भुजा और छोटी भुजा में आ जाए तब भी ये रेखाएं क्या होगी, समांतर। जो अनुपात बड़ी भुजा और छोटी भुजा में है वह अनुपात बड़ी भुजा और छोटी भुजा में आ जाए तब भी ये रेखाएं क्या होगी, समांतर, जैसा कि मैंने प्रमेय नंबर 6.1 में बताया था। तो उम्मीद करता हूं बेटा ये दोनों प्रमेय आपको समझ में आ गई होगी। तो कल हम प्रश्नावली 6.2 के सवालों को हल करेंगे, प्रमेय से ही आपको समझ में आएगा। अगर एक बार में ये प्रमेय समझ में नहीं आई हो तो वीडियो को अपलोड होने के बाद इसे दोबारा देखना और समझने का पूरा प्रयास करना, ठीक है। तो आज की ये क्लास हम यही समाप्त करेंगे। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस क्लास।